अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन पुलिस और सीआईए पुलिस का अहम किरदार है कि ऐसे गिरोह को बेनकाब किया गया है जो गैर कानूनी पेवंदकारी में कोई आर महसूस नहीं करते थे और इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए। और ऐसे सादा लो शहरी जो इनके जाल में फंसे थे, चंद हज़ार रुपये देकर लाखों रुपए में ये गुर्दे ट्रांसप्लांट करने का जो काम था वो एक अरसे से जारी रखे हुए थे। सीआईए और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद इन तमाम मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। सिर्फ लाहौर से इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया, इन मुल्ज़मान को लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान के दीगर शहरों से गिरफ्तार करने में पुलिस ने अपना अहम किरदार अदा किया है और ऐसे नेटवर्क को बेनकाब किया है। इस नेटवर्क के हवाले से इंकशाफात ये सामने आया है कि मरूफ अदाकार उमर शरीफ की बेटी का भी गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया था और वो एक जानलेवा ऑपरेशन साबित हुआ और उनकी बेटी जान गंवा बैठी। यही नहीं, गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस इस गिरोह के हाथों 3 जानें जा चुकी हैं और इन्होंने 400 के करीब ऑपरेशन किए हैं जो चंद हज़ार रुपये में गुर्दे निकालने के बाद डोनर्स को लाखों में करोड़ों में ट्रांसप्लांट कर दिए गए। इस गिरोह के पीछे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 लोग शामिल हैं। मेन और मरकज़ी किरदार निभाने वाला सर्जन डॉक्टर फवाद मुमताज़ है, उसके साथ ही साथ मोटर मैकेनिक नवीद है और उनके दीगर साथी हैं जो डोनर्स को भी तलाश करते थे और सादा लो शहरियों को भी जाल में फांसने में कामयाब हो जाते थे। जो डॉक्टर फवाद मुमताज़ और नवीद है वो 10,000 रुपये एक गुर्दा ट्रांसप्लांट करने वाले को अरेंज करने पर दिए जाते थे। एक सादा लो शहरी को जाल में फांसने के 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन जो गुर्दा निकाल कर दे रहा है उसको 2 लाख रुपए दिए जाते थे और वही गुर्दा जब डोनर को दिया जाता था तो वो लाखों में फ़रोख्त किया जाता था, ट्रांसप्लांट किया जाता था। ओवरसीज़ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया गुर्दे को और सादा लो शहरियों को चंद हज़ार रुपये देकर उनको वापस भेज दिया जाता था। इस गिरोह को बेनकाब करने के लिए पुलिस को टास्क दिया गया। चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन और सीआईए पुलिस ने इन नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंकशाफात क्या सामने आए हैं और किस तरह इन मरकज़ी मुल्ज़मान से रकम बरामद करने में पुलिस कामयाब हुई है। जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक एजुकेटेड और डिग्री होल्डर सर्जन है, लेकिन दीगर जो साथी हैं उनके पास कोई डिग्री ऐसी नहीं है कि वो गुर्दे को ट्रांसप्लांट करने में कामयाब हो जाएं और वो प्रैक्टिस में हिस्सा ले सकें, लेकिन वो सर्जन के करिंदे थे, मुकम्मल तौर पर सर्जन बन चुके थे। इंसानी जानों के साथ खेलना इनका मामूल बन चुका था और ये जो मोटर मैकेनिक है इसने 25 ऑपरेशन करने के हवाले से पुलिस के सामने इंकशाफ किया है, जबकि डॉक्टर फवाद मुमताज़ ने 300 से ज़ायद ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो इल्लीगल थे और गैर कानूनी पेवंदकारी में ये मुलविस पाए गए हैं। इस गिरोह के हवाले से बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर से और उसके बाद एसपी सीआईए फुरकान बिलाल से और जो इनमें मुतलका तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये लाजमी करेंगे कि मुल्ज़मान से भी बात हो जाए। अगर नहीं होगी तो उनकी जो कारनामे हैं, उनके ऑपरेशन थिएटर के जो आर्जी और ऐसे थिएटर बना रखे थे जो खुद साख्ता एक कमरे में रेंटेड प्लेसेस में, कोई हॉस्पिटल नहीं होता था और वहाँ पर एक एसओपी से हटकर काम किया जाता था। ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहे प्रोग्राम जुर्म कहानी। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इस गैंग के हवाले से कैसे इंकशाफ हुआ और कैसे इनको बेनकाब करने में पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का सिलसिला अरूज पर है और बहुत से सादा लो शहरी इनके जाल में फंसते चले जाते हैं और अपनी एक कीमती इंसानी अदा को बेचने में सामने आते हैं और चंद पैसों की लालच में आकर वो अपनी जानों को दाव पर लगा देते हैं। ऐसे गिरोह को बेनकाब करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गिरफ्तारियां कैसे मुमकिन हुई? इट ऑल स्टार्टेड ऑफ एक गार्डन टाउन में केस हमें रिपोर्ट हुआ एक उमर नामी कंप्लेनेंट की तरफ से और कंप्लेनेंट ये कह रहा था कि जिन्ना हॉस्पिटल से मुझे इंटाइस किया गया और फिर वहाँ पे लेके गए और फिर उसकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर दर्ज हुई और फिर बाद में मैंने अपने आप को देखा तो मेरा गुर्दा निकला हुआ था और फिर इन्होंने
यानी दिस सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट। खुद बाय चॉइस नहीं गया था गुर्दा? ये कंप्लेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कंप्लेंट हमें ये रिसीव हुई थी, और उसके बाद फिर जो उसने बंदे इंडिकेट किए, जो नॉमिनेट किए, उनकी तलाश हमने शुरू कर दी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जितने भी नाम उसको बताए गए थे जिसका ट्रांसप्लांट किया गया गुर्दा, उसके नाम फेक थे, और ना उसके पास कोई उनका वैलिड फ़ोन नंबर्स था, और ना कोई और सॉलिड क्लू था कि वो कौन लोग थे, कहाँ मिलते थे। किराए के घर में उसका एक सर्जरी की, उसको सिर्फ इतना याद था कि कोई कोट अब्दुल मालिक में कोई जगह थी जहाँ पे हमें लेके इन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। वहाँ से हमने फिर छोटे छोटे जो लिंक्स थे वो जोड़ के, और टेक्निकल और दूसरे अदरवाइज़ जो भी हमें लीड्स मिलती रही, उसकी बेस पे हम और अक्यूज़ड अरेस्ट करते रहे। अल्टीमेटली फिर ये गैंग पूरा अरेस्ट हुआ, जिसमें 8 मेंबर्स हैं, और एक डॉक्टर फवाद है जो कि इनका रैकेट का जो क्राइम रैकेट है ये वाली उसका हेड है। और उसके बाद फिर जो दूसरे मेंबर हैं, कुछ इसमें से जो ख़ुद भी विक्टिम थे और डोनर्स बाद में बन गए, और वो पेशेंट को इंटाइस करते थे, और वो उनको भी, और जो रेसिपिएंट्स हैं वो ख़ुद इनसे राब्ते में थे और उनके मैन टू मैन कॉन्टैक्ट थे। डॉक्टर फवाद मुमताज़ के हवाले से ये भी बात सामने आई है दौरान तफ्तीश के, उन्होंने एक मारूफ अदाकार थे उमर शरीफ, उनकी बेटी का भी ट्रांसप्लांट किया था और वो जानलेवा साबित हुआ। तो इसके अलावा और कितने ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनसे गुर्दा ट्रांसप्लांट करा चुके हैं? ये कोई 300 प्लस सर्जरीज हैं जो हमें रिपोर्टेडली वेरीफाइड जो हुई हैं अभी तक, जो इन्होंने अनलॉफुल ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी है, और इसके अलावा और भी कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ लोकल हैं। फॉरेनर्स जो थे उनसे कोई 1.5 करोड़ पे, 1 से 1.5 करोड़ पे कॉस्ट करते थे ये, और जो लोकल इनके थे पेशेंट्स, उनसे 30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए लेते थे। जो डोनर हैं उसको कोई 2.5 लाख के करीब 2 या 2.5 लाख रुपए पे करते थे, और ज़्यादातर वो गरीब लोग हैं। उसके बाद फिर जो रेसिपिएंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया है, वो ख़ुद इनसे राब्ते में आते थे और वो अपना वो ट्रांसप्लांट के लिए करते थे। जो पी होटा एक्ट है 2010 का, सेक्शन 9 और 10, उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है मॉनिटरिंग अथॉरिटी की, जो कि प्रोविंशियल मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसमें बनी हुई है, हेडेड बाय द मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरीज जो हेल्थ के हैं। उस प्रोसेस को ये अवॉइड करते हैं, और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की बजाय ये डायरेक्टली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं करते, ये प्राइवेट रेंटेड प्लेस पे ये सर्जरीज़ करते थे, जिसमें टेक्सला और कोट अब्दुल मालिक, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, इन तीनों जगहों पे ये सर्जरीज़ करते रहे और अनलॉफुल ये करते रहे। गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से कितने ऐसे ऑपरेशन थे जो कामयाब ना हो पाए और जानलेवा साबित हुए? कितने लोग अभी तक 3 जान गवा बैठे? अभी तक 3 जो वेरीफाइड डेथ्स हैं वो हमें रिपोर्ट हुई, इन्हीं के हाथों जाने गई। इनका कह लें क्योंकि सर्वाइवल ज़ाहिर है, एक सर्जरी करते हैं उसमें सर्वाइवल रेट हम चेक करते हैं, हमने जो वेरीफाई किया है डेथ्स वो 3 है। डॉक्टर फवाद मुमताज़ पिछले दिनों पुलिस की कस्टडी से कहते हैं कि फरार होने में कामयाब हो गए थे। कौन लोग थे? अब तो ये डॉक्टर फवाद गिरफ्तार हैं, इन्होंने क्या इंकशाफ किया है कि वो कौन लोग थे जो इनको छुड़ाने में कामयाब हुए, और क्या वो भी पुलिस की गिरफ्तारी में आ गए? जी, हमने वो भी अरेस्ट कर लिए हैं, वो मुल्ज़मान भी अरेस्ट कर लिए हैं, और अपने जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है, और इनको डॉक्टर फवाद जो चीफ अक्यूज़ड है उसको दोबारा हमने अरेस्ट भी कर लिया। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि डॉक्टर फवाद मुमताज़ को जब पुलिस की कस्टडी से लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कोई 2 ऑपरेशन किए हैं गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से। इस हवाले से कोई बात सामने आई है कि इसमें कोई सदाकत है? 2 ऑपरेशंस किसके किए हैं? ये जो 2 शहरियों के, एक बड़े ऑफिसर्स के नाम बताए जाते हैं, लेकिन इसमें अब हकीकत क्या है वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपको जैसे हमने बताया कि 300 प्लस सर्जरीज हैं जो ये जब मफरूर हुआ है उस दौरान 2 ऑपरेशन के लिए इसको मफरूर, वो जो अगवाकार थे उन्होंने नहीं, वो कोई ऐसी बात अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। नहीं, तो तमाम तर नेटवर्क के बंदे गिरफ्तार हैं? ऑल ऑफ देम, 8 बंदे थे, और इनमें से एक इंटरेस्टिंगली जो इसका पहले असिस्टेंट था, ये हेल्पर था डॉक्टर फवाद का, जो इस केस में पर्टिकुलर केस में जो गार्डन टाउन वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इसने सर्जरी की थी, और ही इज़ नॉट ए कंसल्टेंट या सर्जन कोई नहीं है डॉक्टर, ये एक मोटर मैकेनिक है। और जी ये मोटर मैकेनिक है, और ऑपरेशन किए हुए हैं? इसने इंडिपेंडेंटली 25 सर्जरीज की हैं जो अभी तक वेरीफाई हुई हैं, और जो असिस्ट किए हैं वो 103 हैं।
अब इनके खिलाफ सर कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है, इनको सज़ा क्या होगी वो बता दीजिए। इसमें 14 इयर्स पनिशमेंट है जो कानून में है। अगर आप 365 भी हमने ऐड किया हुआ है, 334 जो लॉस ऑफ ऑर्गन है वो भी हमने इसमें ऑफेंस ऐड किया है, और सेक्शन 9 और 10 ऑफ पी होटा एक्ट जो है 2010 उसको हमने इसमें इन्वोक किया है। जी नाजरीन, आप बात कर रहे थे गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से, और जानने की कोशिश हम ये कर रहे हैं पुलिस से कि कितने और ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, क्योंकि ये ऐसा गिरोह है जो सादा लो शहरियों को फांसते हैं और चंद पैसों के बाद उनका कीमती आधा लेकर वहाँ पर फिर डोनर को डाल देते हैं। और ये गैंग पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, ये भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन क्या अब ये गैंग जो गिरफ्तार हुआ है ये सज़ा पाएंगे? इस हवाले से भी दावा किया जा रहा है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कि यकीनन इनको सजा होगी। गुर्दे की पेवंदकारी करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर फवाद मुमताज और उनके मुबैना फ्रंटमैन नवीद हमीद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने इस मकरू धंधे का भांडा फोड़ दिया। यानी कि 1.5 MB। अच्छा, इंसियन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इंसियन जो रूटीन के अंदर 12 से जाते हैं हम लोग, अच्छा, वो वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि 12 ट्रिप्स के थ्रू जब आप जाते हो जी जी, तो किडनी तो ऊपर होता है, हाँ जी, तो वो फिर ऊपर कैसे पहुंचते हो? सर थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। इंसियन फिर लंबा करना पड़ता है आपको? नहीं, इंसियन वही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल से करना पड़ता है। ऊपर वाला इसलिए नहीं खोलते कि वो प्लूरा खोलने का फिर डर होता है कि वहाँ पर प्लूरा ना खुल जाए। अच्छा, प्लूरा कभी नहीं खुला आपको? नहीं, जो कि आप नीचे जा रहे हो तो इसलिए नहीं खुलता। अच्छा, ये बताएं कि राइट वाला आपने कभी नहीं सर एक बार ही किया राइट वाला। अच्छा जी, उसमें जो इंफीरियर केवा है वो बिल्कुल करीब पड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल ऊपर होती है। उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको सर ऐसे करते हैं कि उसको क्लैंप नहीं लगाते। क्लैंप लगाएं तो वो जगह थोड़ी हो जाती है। किसको क्लैम्प नहीं लगाते? रीनल वेन को। क्लैम्प कहाँ लगाते हैं आप? वो बिना केवा का जो हेड बनता है ना, अच्छा जी। उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर जगह कम हो जाएगी, वेन की स्पेस हमें लेंथ कम मिलेगी। अच्छा तो जी। इसलिए वहाँ पर क्लिप लगा देते हैं। अच्छा, पहले क्लिप लगाते हैं हाँ बाद जी, में? हाँ जी, फिर उसको आप क्लैम्प लगाते ही नहीं सिर्फ? नहीं, उसको क्लैंप नहीं लगा के काटते, यानी कि क्लिप लगा के फिर उसको काट काट लेते करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा क्लिप स्लिप हो? नहीं, वो डबल लगाते हैं ना सर। अच्छा, डबल। उसको कंफर्म कैसे करते हैं कि ये स्लिप नहीं होगा? सर वो दूसरा पॉलीमर क्लिप होता है ना, वो लॉक वाला होता है, वो नहीं स्लिप होता। अच्छा जी। तो जो आप लेफ्ट साइड से लेते हो किडनी, जी सर। उसकी आर्टरी की लेंथ कितनी का आप लेते हो? सर आर्टरी की लेंथ जो है ना, वेन की लेंथ के बराबर तकरीबन लेते हैं। अगर वो डबल हो जी तो जी। फिर वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर उसको सिंगल जहाँ पर हो रही होती है फिर वहाँ से लेना पड़ता है। अच्छा। थोड़ी सी बढ़ जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि डबल आर्टरी आ गई हो? हाँ जी, उसको फिर क्या करते हैं? अगर डबल हो तो फिर उसको जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों अच्छा। को इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग क्लैंप करके। अच्छा। तो बाहर जब उसको वॉश कर लेते हैं उसके बाद फिर उसको जो है ना जोड़ देते हैं, अच्छा। एक बना लेते हैं। तो मरीज में कौन सा इंसियन यूज करते हैं? मरीज में वो इंग्वाइनर वाला। अच्छा जी। और आर्टरी एक्सटर्नल यूज करते हैं या इंटरनल? मैं एक्सटर्नल करता हूँ। अच्छा जी। तो उसमें आप सुराख कैसे करते हैं? उससे पंच से करते हैं उसमें। पंच हमेशा होता है आपके पास? कभी ऐसा तो नहीं पंच ना हो? नहीं, पंच होता है। अच्छा जी। तो धागा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 60। रोलिंग? हाँ जी, प्रोलिन 60 डबल हेड है। एक धागे से आप कर लेते हैं? हाँ जी, एक धागे से है। कभी ऐसा तो नहीं कि दो? नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लेंथ उसकी इतनी होती है कि उससे लग जाती है। और वेन किस धागे से? वेन भी 60 से। अच्छा, कभी अगर वो आपने एनास्टोमोस कर ली जी। है और ब्लीड कर जाए तो फिर क्या करते हैं? वैसे ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन अगर वो आर्टरी एक बार ही थोड़ा सा वहाँ से ब्लीड कर रही थी क्योंकि वो नॉट लूज थी, तो उसके ऊपर फिर एक और स्टिच रख के लगाया था तो वो रुक गया था उससे। अच्छा जी। Any difficult question? तो ये बताएं कि लेट्स से आपने सारा एनास्टोमोस कर लिया जी। और उसका यूरिन नहीं आना शुरू हुआ, फिर क्या करते हैं? नहीं सर, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि कई बार पेशेंट ड्राई होता है। अच्छा। कितना वेट कर लेते हैं? वेट तकरीबन 10 मिनट के अंदर वो आ जाता है। कभी ऐसा भी हुआ कि ना आए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक वैसे। अच्छा जी, सब में आ जाता है। जी अच्छा जी। फिर उसके बाद जो यूरेटर है जी, वो किस तरीके से आप लगाते हैं? यूरेटर को मकोजा टू मकोजा हेड टू हेड उसको भी लगा के फिर ऊपर से दोनों लेयर बंद कर देते हैं। उसके अंदर वो डबल डी कैथेटर हाँ रखते जी, हैं? वो कैथेटर डालते हैं डीजे। अच्छा जी। हाँ जी।
ठीक है। लेट्स से कैथेटर आपने डाला है और उसमें से ब्लीड करना शुरू कर जाए। नहीं सर, उसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसे ट्यूटर के अंदर डाले और उसमें से किडनी में से ब्लड आना नहीं सर, मैं उसके अंदर छोटे साइज़ का डालता हूँ। अच्छा। तो वो क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है तो वो पंचर नहीं करता। अगर उसका डायमीटर छोटा भी हो तो वो चला जाता है। जो छोटा होता है वो तो किंग भी हो जाता होगा। नहीं सर, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 4.7 होता है ना वो। अच्छा। वो दूसरा जो होता है वो 6 का होता है। वो थोड़ा मोटा होता है, ये पतला होता है। फिर ड्रेन रखते हैं आप? ड्रेन लाजमी रखते हैं सर। लेट्स से आप वेट कर लिए और ड्रेन में ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। सर ड्रेन के अंदर 100-150 से ज़्यादा नहीं आता कभी भी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, क्या एज अ प्रोफेसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपको हैरत नहीं हो रही इस लड़के की इंफॉर्मेशन पे? बिल्कुल हैरत है जी। जबकि ये क्वालिफाइड भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू। ताहर ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ? ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ? ਗਿਣ ਲੈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਤੇ नहीं? साढ़े को ठीक जा रहे हैं? कोई मसला मसाइल? राजी हैं? चलो अस्सलाम वालेकुम। एसपी सीआईए फुरकान बिलाल हमारे साथ हैं और बहुत ही अहम इशू है जो गुर्दों की गैरकानूनी पेबंदकारी करते हैं वो मुल्ज़मान सीआईए पुलिस ने हिरासत में लिए गिरफ्तार किए और तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि हज़ारों का गुर्दा लाखों में फ़रोख्त किया जाता है। एसपी सीआईए फुरकान बिलाल की तरफ से जानते हैं कि क्या तहकीकात में सामने आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा गिरोह गिरफ्तार हुआ, इंकशाफात क्या किए मुल्ज़मान? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार्ट में ये एक डायरेक्शन आई थी चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कि एक उनके नॉलेज में एक इस तरह का केस आया कि गार्डन टाउन में एक बंदे ने आकर रिपोर्ट की कि मुझे बेहोश करके अगवा किया गया और अगवा करके ले जाया गया, मुझे पेट में दर्द था और जब मैं अपना इलाज करके वापस आया हूँ तो वापसी पे मुझे पता लगा कि मेरी एक किडनी निकाल ली गई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा गार्डन टाउन में इशू बना, तो हमें स्पेशल इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन इस केस की मार्क की गई। तो हमने व्हाट्सएप पे उनको ट्रेस करना शुरू किया। ज़्यादातर मुल्ज़मान जो थे वो जो कनेक्टेड थे या जो राब्ते में थे कंप्लेनेंट के, वो सारे व्हाट्सएप के ऊपर थे। तो जब हमने काम शुरू किया तो हमें पता लगता गया कि ये तो गिरोह बहुत बड़ा है। एक बंदे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह चलते गए और आखिर तक हम इसके सरगुना तक पहुँचे तो पता लगा कि ये तो 2006 से कई 100 ऑपरेशन कर चुके हैं और इसी तरह एक धंधा जो मकरूज ये चल रहा है। और इससे पहले कई FIR भी इनके ऊपर हो चुकी है, लेकिन शायद कोई प्रॉपर लॉ ना होने की वजह से ये फिर बाहर आ जाते थे और दोबारा इस काम में इन्वॉल्व हो जाते थे। मरकज़ी मुल्ज़म का नाम क्या है? डॉक्टर फवाद इसका मरकज़ी मुल्ज़म था, जो कि वैसे टेक्सला में अरेस्टेड था जब हम उसको लेके आए। लेकिन ये जो केस हमें रिपोर्ट हुआ तो हमने इसकी डेट्स और उसकी डेट्स को जब मैच किया तो हमें पता लगा कि इस दौरान तो डॉक्टर फवाद मुमताज़ जो है वो अरेस्टेड है टेक्सला में, तो ये केस किसने कर दिया? तो फिर एक डॉक्टर हमारे पास नवीद का नाम चलता रहा, डॉक्टर रऊफ़ का और डॉक्टर उस्मान का नाम चलता रहा। तो जब व्हाट्सएप से ट्रैक करते हुए और उस इलाके की निशानदेही की गई जहाँ पे जो डोनर अरेंज करता था बंदा, जो जाके पेमेंट कलेक्ट करता था, उस एरिया में पहुँचा है, उसको नैरो डाउन किया, इन 3 नामों को ढूंढा और इनके नामों के ऊपर जो रजिस्टर्ड वापडा के मीटर थे उन तक पहुँचे। तो एक बंदे को हमने आइडेंटिफाई किया जो कि नवीद था। और फिर जब हमने नवीद को अरेस्ट किया तो एक समझ लें कि इट वाज सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट फॉर अस एज वेल कि ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हुआ। और फिर नवीद के इंकशाफात से पता लगा कि नवीद खुद ये ऑपरेट कर रहा था। खुद ऑपरेट कर रहा था? क्या वो मोटर मैकेनिक भी था? नवीद की क्वालिफ़िकेशन को जब हमने चेक किया तो मैट्रिक पास था। नवीद ने अपनी जो है लाइफ के करियर का स्टार्ट किया कि उसने एक OT अटेंडेंट भर्ती हुआ न्यू हॉस्पिटल में, डॉक्टर फवाद से इसका वहीं पे सामना हुआ। और उसके बाद ये डॉक्टर फवाद जब ये इलीगल ऑपरेशन कर रहा था और ख़ास तौर पे कश्मीर में जाके मीरपुर में करते थे ये ऑपरेशन स्टार्ट के अंदर, तो वहाँ पे ये उसके साथ स्टिचिंग वगैरह का काम सीखता रहा और करता रहा। फिर इसकी नवीद की इंटेरोगेशन ने बताया कि 2017 के अंदर ही जब ये दोनों अरेस्ट हुए और निकाल दिए गए नौकरी से, तो उसके बाद ये नवीद ने सेपरेटली अपना भी काम शुरू कर दिया। ये डॉक्टर फवाद के साथ तो ऑपरेट करता था लेकिन अपना भी, इस दौरान ये मोटर मैकेनिक बन गया, वो अपनी जॉब छोड़ चुका था। इसकी इस सर्जरी से रिलेटेड कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, सिर्फ देख देख के ये
एक्सपर्ट हुआ और इसने खुद ऑपरेट करना स्टार्ट किए। फिर इसने KPK में जाके जो इंकशाफात किए कि वहाँ पे एक मुजाहिद नामी बंदा है जिसके साथ ये ऑपरेट कर रहा था WG गार्डन के अंदर, वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा ऑपरेट किए, मीरपुर में किए, और उसके अलावा यहाँ पे कोट अब्दुल मालिक में इसने एक प्राइवेट घर लिया हुआ था जहाँ में ये खुद ऑपरेट कर रहा था। और इस दौरान ये डॉक्टर फवाद के साथ भी मिलकर कर रहा था, और इन चीज़ों का डॉक्टर फवाद को भी नहीं पता था कि ये ऑपरेट कर रहा था। उसे नहीं पता कि उसका जो शागिर्द है वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही उसके मोटर मैकेनिक था, फिर ऑपरेशन थिएटर के तौर पे टेक्नीशियन के तौर पे काम करता रहा, फिर अपने तौर पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि वो लोगों के गुर्दे निकालने वाला काम शुरू कर दिया। और बड़ा ये हसास मैटर होता है, कोई एक गलत इंजेक्शन लग जाए तो किसी की जान जा सकती है। इंटरोगेशन में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं कि इनके ऑपरेशन से कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं और कितने लोगों ने गुर्दे निकाल कर आगे डोनेट। अच्छा, जब हम डॉक्टर फवाद को हम सेपरेट इंटरव्यू कर रहे थे, 2 टीम्स बनाई गई थी, डॉक्टर फवाद को इंटरव्यू किया तो हमने पूछा कि आप एनेस्थीसिया कैसे देते हैं इनको, तो उसने कहा जी मैंने वर्ल्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट किया हूँ और मैं एनेस्थीसिया उसकी बैकबोन में इंजेक्ट करता हूँ, और मैंने इसके लिए स्पेशल एक डॉक्टर रखा हुआ था। आप देखें कि हमारे पास एनेस्थीसिया एक स्पेशलाइज्ड जॉब है और इसके डॉक्टरों की पाकिस्तान में बहुत कमी और बहुत कम लोग ये स्पेशलाइजेशन करते हैं। डॉक्टर ने अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन वो कहता है कि 2 साल पहले वो छोड़ गए थे, FCPS कर रहे थे। लेकिन जब इसको नवीद को इंटरव्यू किया कि भाई आप एनेस्थीसिया कैसे दे रहे थे, उस डॉक्टर से तो आपका रब्ता नहीं है, तो ये कैसे कर रहे थे, तो पता लगा कि ये नवीद एनेस्थीसिया भी खुद कर रहा था। क्या? और फिर वर्ल्ड की प्रैक्टिस है कि वर्ल्ड की प्रैक्टिस में ये जो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है ये वर्टिकल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर फवाद मुमताज़ जो है वो पहला पर्सन था जिसने इसको हॉरिजेंटल करना शुरू किया, और इन्होंने लेफ़्ट साइड पे भी किए और राइट साइड पे भी किए, दोनों साइडों पे किए। तो नवीद भी हॉरिजेंटल कर रहा था और ये वर्ल्ड प्रैक्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट जाके कर रहे थे, और सबसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है ये। तो मेरा सवाल यही था डॉक्टर फवाद से कि ये क्यों कर रहा था, तो आगे से जवाब ये था कि इसने सीखा यही था या देखा यही था, और ये प्रॉपर ये उसको एक गैंग के तौर पर चल रहे थे। 28 के करीब इसने खुद ऑपरेट किए हुए थे जुमाने, और तकरीबन 300 से ऊपर जो है इन दोनों ने मिल के किए हुए हैं, लेकिन तादाद इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि फिगर दोनों को याद नहीं है। तो अब कितने मुल्ज़मान CIA पुलिस की हिरासत? हमारे पास तकरीबन 9 मुल्ज़मान CIA पुलिस की हिरासत में है। इसमें अब इनकी ना 2 कंपार्टमेंट्स थे, एक था जो कि डोनर अरेंज करके लाता था, और दूसरा जो इनका सेगमेंट था जो रावलपिंडी में बेस्ड था वो पेशेंट रेसिपिएंट्स को अरेंज करके लाते थे। इसमें जो डोनर्स को लेके आने वाले थे, जो हमने लोग अरेस्ट किए हैं, जो उनको 10,000 पर पर्सन मिलता था अरेंज करने का, लेकिन टू माय यानी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जितने डोनर अरेंज करके ला रहे थे वो खुद भी किसी टाइम पे डोनर रहे हैं। पहले उन्होंने खुद डोनेट किए, उसके बाद अब उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को लाना शुरू कर दिया कि देखो हम तो बिल्कुल ठीक पे रहे हैं, इतने साल से हमने करवाया हुआ है, और एक कारोबार के तौर पे चल पड़ा। और ये फिर रावलपिंडी में इसी तरह इनका जो पाँव से माजूर व्हील चेयर पे था, जो शौकत नामी बंदा था, जो एक और रावलपिंडी वाले सेगमेंट का सरबराह था जो कि पेशेंट अरेंज करता नहीं, व्हील चेयर वाले की क्या बात बता रहे हैं? शौकत नामी एक बंदा है जो कि प्रॉपर्टी डीलर था, और उसने शुरू में जो लाहौर में बेस था तो वो रहने वाला कश्मीर का है, तो उसने अपनी फैमिली के किसी 1-2 बंदों का जो है 2012 के अंदर नेशनल हॉस्पिटल में लीगली ट्रांसप्लांट कराया, लीगली करवाया। लेकिन इस दौरान इसको ये नॉलेज आ गया कि ये कैसे होता है, कैसे डोनर अरेंज होता है और कैसे जो है ना पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है। इसने 2 एक ऑपरेशन करवाए। इसके बाद लोगों ने इसको जो है ना कंटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो लकीली इसका रब्ता फिर डॉक्टर फवाद से हुआ, और फवाद के साथ फिर इसने बाहर से ही पेशेंट को अरेंज करना, और और यहाँ से फिर डोनर को ने अरेंज होना। वो रावलपिंडी में जाते थे, AFIC में उनका जो है वो टेस्ट होता था क्रॉस टिश्यू मैच का। वहाँ पे टेस्ट के बाद जो है टेस्ट अगर क्लियर हो जाता था तो फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर फवाद से रब्ता कर लिया जाता था। वो आके जो भी जगह डिसाइड होती थी कि मीरपुर में करना है, टेक्सला में करना है, या कोट अब्दुल मालिक में लाहौर में करना है, तो यहाँ पे हो जाता था। इसी दौरान अगर जब डॉक्टर फवाद की एब्सेंस में नवीद को जब मौका मिल जाता था तो वो ख़ुद भी ऑपरेट कर जाया करता था। फिर एक बंदा हमारे से आइडेंटिफाई हुआ जो था डॉक्टर उस्मान के नाम से जाना जाता था। जब उसको हमने इंटरव्यू किया तो पता लगा कि डॉक्टर उस्मान जो है वो एक वलीद नामी बंदा जो कि डोनर अरेंज करता था, उसका मुलाजिम था घरेलू, और उसने पट्टियाँ कर करके वो भी सीख गया था। तो वो अब हेल्पर के तौर पे नवीद के साथ काम कर रहा था, और वो
जब ये ऑपरेट हो जाता था तो उसके बाद 3-4 दिन मरीज़ को देखना, उसकी बैंडेज वगैरह करना, उसको चलाना फिराना, उसकी सारे प्रोसीजर वो किया करता था। बहुत से डोनर्स इन्होंने ट्रैक किए, लालच दी, उनको उनके गुर्दे निकाल लिए गए और फिर बाद में उनको अगवा भी करने के केसेस सामने आते हैं कि उनको अगवा करके उनके इंसानी अज़ा को पाबंद करी की जा रही है। तो ऐसे में कितने नवीद ने ऑपरेट किए हुए हैं, कितने डॉक्टर फवाद ने किए हुए हैं? अच्छा, अभी तक जो हमारे पास नवीद का फिगर जो आया वो 28 के करीब था, लेकिन जो डॉक्टर फवाद का था वो 300 से अबव 300 प्लस, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है ये फिगर, क्योंकि ये कंटिन्यूस कर रहे हैं। 2006 से है, 2012 में आके इस पर थोड़ी सी पहली दफ़ा ये इलीगल हुआ, उससे पहले ये कहते थे कि ये लीगलाइज था। और उसके बाद 4 लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे ये डिफरेंट लैब्स के नाम ले रहे थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि जहाँ पे इनके टेस्ट हो जाया करते थे। फिर वो लैब्स बंद हो गई जब ये इलीगल डिक्लेयर हुआ, तो फिर इन्होंने AFIC में जाके उसको मैनेज करना शुरू किया, क्योंकि एज़ पर ला आपका क्लोज रिलेटिव या आपका कोई रिलेटिव ही आपको डोनेट कर सकता है, इसके बाहर आप नहीं। कानून है, कानून है, हाँ, रिश्तेदार। लेकिन ये इसको बाईपास कर रहे थे और इसमें ये एक मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व थे, लोगों की गुर्बत को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उनके अज़ा का गैर कानूनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे। नवीद ने कितने पैसे देने होते थे डोनर अरेंज करने वाले को और जिसने डोनर किया होता था? अच्छा, इसमें जो शौकत, जिसको आप इंटरव्यू भी करेंगे अभी, शौकत चिट्टा के नाम से जाना जाता था, जो रावलपिंडी बेस था, बेसिकली कश्मीर का है, वो मरीज़ अरेंज करता था और रकम का तय भी वही करता था। वो कहता है कि अपनी जो मैंने उसको इंटरव्यू किया कि जब मैंने 12-13 में स्टार्ट किया तो 23-22 लाख से स्टार्ट होकर 24-25 तक था, अब 30 से 32 लाख मिलता है। 30 से 32 लाख इसने अपनी जो भी बार्गेन करके मरीज़ से लेने हैं और आगे फिर सारी डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास होती थी कि जब यहाँ से ये डोनर को ले जाते थे, इसके टेस्ट वहाँ पे रावलपिंडी में करवाने, उसके बाकी टेस्टों को करवाना, खाना पीना, आना जाना, ये अरेंज करता था। उसके बाद अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाते थे और पेशेंट वाज गुड टू गो, तो ये फिर यहाँ पे आ जाता था शौकत पेमेंट लेके, और ये डे डिसाइड करते थे, और ये फिर डॉक्टर फवाद से करवा रहा है या नवीद से करवा रहा है तो उनको ये अकॉर्डिंगली पेमेंट आगे डिलीवर करता था। फॉर एग्जांपल कि जो डोनर है उसको 2 से 2.5 लाख रुपए जाते थे, जो अरेंज करके ला रहा है उसको 1 लाख से 80,000 रुपये जाते थे, और जो साथ डॉक्टर था पट्टियाँ करने वाला डॉक्टर उस्मान, उसको 10 से 15-20 हज़ार रुपये मिल जाते थे। और फिर 12-13-14 लाख जो है जो भी बचता था वो नवीद लेता था, अगर फवाद होता था तो वो 18 लाख लेता था, उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, इसीलिए फिर इसने नवीद को सेपरेटली अरेंज करना शुरू किया और अपने लिए इसको 2-3-4 लाख रुपए बच जाते थे जो कि ये अपने पास रख लेता। सर नवीद तार जेड़ा काम तो ऐसा हो गया, अपनी मर्जी ना कराया, कोई जोर जबरदस्ती, घर वाली रजामंदी ना कराया, पैसे मिल गए तेन पूरे, गिन ले पूरे ने, घटते नहीं, साढ़े को ठीक जा रहे हैं, कोई मसला मसाइल, राजी हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। मेन किरदार है, इनके साथ जो दीगर साथी हैं उनके साथ आपने इंटरोगेशन की, उन्होंने क्या इंकशाफात किए कि वो कब से इनके साथ काम कर रहे हैं, कि कोई और भी गैंग है जिनके साथ ये काम करते रहे? जो पहला ज़फ़र नामी एक बंदा है जिसका हम इंशाल्लाह इंटरव्यू भी आपसे अरेंज करवाएंगे। ज़फ़र को वाज द फर्स्ट वन जो कि ख़ुद जिसने आके अपना, उसको किसी फैक्ट्री के मुलाजिम ने बताया, उसने किसी के पैसे देने थे कि आप यहाँ पे जाएं तो आपकी किडनी सेल हो जाएगी और 2-2.5 लाख रुपए आपके ऊपर जो कर्ज है वो उतर जाएगा। वो कहता है 2016 में मैंने डोनेट किया, उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया कि देखो आप ठीक है और कोई बंदा हो, तो फिर उसने करीब के और बंदे बुलाने शुरू किए, तो ये सीना बसीना इनका रास चलता रहा, ये करते रहे। इसके अलावा जो 2-3 बंदे हमने और पकड़े, कोई 17 में अटैच हुआ, कोई 19 में अटैच हुआ, तो इस तरह करके वो लोगों को बिला फसला के मज़ाफ़ात से लाते थे लाहौर के और इनका ऑपरेट करवा दिया करते। लाहौर शहर में और दिगर सूबे की बात कर ली जाए, पाकिस्तान भर की बात कर ली जाए कि बहुत से अगवा के केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। हम समझते थे कि कोई अगवाकार ऐसे लोग आ गए हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और ये फिर नुकसान भी कर देते हैं। तो आया कि इसके पीछे अगवाकार तो है ही हैं, लेकिन ये अगवा करने के बाद गुर्दे निकालने का काम करते हैं, गैर कानूनी पाबंदकारी करते हैं और चंद पैसों के वो एक डोनर को अरेंज करते हैं और उनसे लाखों रुपये वसूल करते हैं। ये नेटवर्क क्या पकड़ने के बाद ख़त्म हो जाएगा? इसमें इनसे पहले डॉक्टर फवाद के ऊपर 7 के करीब FIRs हो चुकी हैं। एक जब मैं SP कैंट था तो मुझे याद आया कि केस उस वक्त रजिस्टर हुआ था कि एक एम्बुलेंस एक डेड पेशेंट को छोड़ के चली गई थी बाटापुर के एरिया में। जब उसको उसकी मिसल को निकाला गया, उसकी केस फाइल को हमने दोबारा पढ़ा तो वो यही गैंग था उस वक्त। ये सारा गैंग PO हुआ था, उसमें 302 की FIR 365, 336 भी आज़ाद हुई थी।
वो सारी केस इनके ऊपर जो हुआ था, उसमें फवाद जो है वो जो है बाद में लेटर स्टेजेस पे ट्रायल में जाके बेगुनाह हुआ था। बाकी इसके गैंग मेंबर्स जो थे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। इसी तरह जो टेक्सला वाला केस है उसके अंदर फवाद अरेस्ट हुआ था और इसके जो बाकी गैंग मेंबर थे जो इसने इंकशाफात किए थे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, लेकिन वो पीछे अपना काम जारी रखे हुए थे। और लेकिन इस बार देखें आपने कि सीएम साहब ने स्पेशल नोटिस लिया है और चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही के अंदर ये टीम है और इसमें हमारे साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी साथ शामिल है। तो वी आर वेरी होपफुल कि हमने प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको जो है ना केस को पूरा करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि इनको कन्विक्शन की तरफ लेके जाएं। आप ये देखें कि हम आपसे शेयर भी कर लेंगे कि जो एविडेंसेस इनके मोबाइल से रिकवर हुई, जो वीडियोस रिकवर हुई, उसमें बहुत सी फॉरेनर मरीज़ भी हैं जो आए हुए हैं जो कि जिनको बाद में ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं, चलवा रहे हैं, या एक दो वीडियोज़ ऐसी भी मिली हैं जो कि ड्यूरिंग ऑपरेट की है, तो वो आपसे शेयर कर ली जाएंगे। और पैसे भी दिए जा रहे हैं। एक आधी वीडियो ऐसी है जिसमें ये उसका बयान भी ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं और उससे बातचीत करके अपनी सेफ्टी के लिए वो बयान वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। गार्डर टाउन में जब ये इशू हाईलाइट होता है तो सीआईए को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इस गैंग को बेनकाब किया जाए, इस नेटवर्क को ब्रेक किया जाए। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो आपने स्टार्ट में बताया कि डॉक्टर फवाद मुमताज़ अटक जेल में थे। उनके गैर मौजूदगी में फिर किसने ये ऑपरेट किए थे, गैर कानूनी पेबंदकारी कौन कौन करता रहा? यही जब हम पहले डॉक्टर फवाद ही समझते रहे, लेकिन जब हम डॉक्टर फवाद को वहाँ से राहदारी रिमांड पे लेके आए हैं इस केस के अंदर, तो पता लगा कि उन दिनों में तो डॉक्टर फवाद नहीं मौजूद था। तो फिर जब मज़ीद डिग किया तो फिर हमने प्रॉपर इंटरव्यू किया तो पता लगा कि ये नवीद कर रहा था। फिर हमें यकीन नहीं आया। फिर हमने डॉक्टर फवाद और नवीद को सामने बिठा के उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया, क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड थी। तो उसमें जब इन दोनों का इंटरव्यू किया तो डॉक्टर फवाद ख़ुद बहुत शॉक में था और हैरान था कि ये ख़ुद इंटरव्यू ये सारा ऑपरेट कर रहा है और कंडक्ट कर रहा है। इसमें ये देखें कि ये सारे आपस में व्हाट्सएप पर रब्ते में थे और दो तीन फेक नाम से चलते थे, ओरिजिनल नाम किसी को नहीं पता था। तो इसीलिए इसको सारे को नेटवर्क को अरेस्ट करने में तकरीबन हमें 1 से 1.5 माह लग गया। डॉक्टर फवाद मुमताज़ को आप अटक जेल से निकालते हैं, उसको निशानदेही पर कहीं लेकर जाते हैं, वहाँ से वो फरार हो जाता है, ये क्या स्टोरी? अच्छा, डॉक्टर फवाद के वहाँ से फ़रार हुआ, उसमें 2-3 कोई पेशेंट इसने अरेंज किए हुए थे। ये क्या था वहाँ पे, ये काना की पुलिस थी, उस वक्त हमारी कस्टडी में नहीं था। जब वो लेके आई है तो सीआईए ने तो बाद में इसको टेक ओवर किया, वहाँ से भाग गया। उसके बाद जाके सीआईए ने फिर इसको अरेस्ट किया। तो जो भागा है उसको फिर गिरफ्तार करने में सीआईए सामने आई और सीआईए ने फिर उससे पूछा कि कहाँ भागे थे, कौन लोग थे, क्या वो फिर अभी हमने इसको, क्योंकि अभी तो पहले सीएम साहब की तरफ से टास्किंग सारी की सारी ये थी कि पूरा ग्रुप अनर्थ हो जाए। उसकी अब डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जो मॉडल टाउन है उनको जिम्मेदारी दी गई है वो उस पर सारी, क्योंकि अब सारे जो हैं ये ग्रुप भी उनके पास चला गया है, वही इसको चालान करेंगे, वो उन्हीं की सरबराही में सारा कुछ होगा। तो वो इंक्वायरी वहाँ पे चल रही है, वो फाइनल होके आ जाएगी तो उसमें जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये नेटवर्क हम समझते हैं कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, वही क्या नेटवर्क अभी भी मौजूद है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना बाकी है? अच्छा, इसमें कुछ देखेंगे जिस तरह ये कश्मीर में जाके कर रहे थे, वहाँ पे एज़ पर देयर स्टेटमेंट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट, कि ये इलीगल नहीं है। फिर ये केपीके में कर रहे थे, बहुत से अफ़गानी आके इनसे करवा रहे थे। या फिर आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो जिसमें जो है ये उज़्बेक, ताजिक, ये लोग आके जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आके इनसे करवा रहे थे। तो इस तरह ये चल रहा है, लेकिन इसके साथ के डेफिनेटली और भी बहुत गैंग होंगे। मैं पूरे वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन अगर लाहौर बड़ा शहर है तो इसके साथ हो सकता है कि फैसलाबाद में हो, रावलपिंडी में हो, या साउथ पंजाब में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा और एक्सप्लाइट हो रहे हैं। लेकिन जो अगर काम किया जाए तो इस पर FIA की डोमेन भी बनती है कि अगर वो काम करे और इस सारों को अरेस्ट कर ले तो एक बहुत बड़ी खिदमत है। सर, डॉक्टर फवाद मुमताज़ से आपने ये बात की कि आप ऑपरेट क्यों करते थे, एक लीगली ऑपरेशन थिएटर के ज़रिए कोई हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते, वहाँ पर ऑपरेट कर लेते, क्या पैसों की हवस और लालच ने उनको इंसानी जानों के गुर्दे निकालने पर मजबूर कर दिया कि वो कम पैसों पे गुजारा नहीं कर रहे थे और फिर करोड़ों कमाना चाह रहे थे? इसमें डॉक्टर फवाद की जो लाइफ है वो किंग जो है ना वो हसन अब्दाल से पढ़े, उसके बाद किंग एडवर्ड में आ गए। किंग एडवर्ड्स के बाद यहाँ से होने के बाद म्यू में ही उन्होंने हाउस जॉब अपनी स्टार्ट की और एमओशी की। तो वो जब मैंने इंटरव्यू किया तो बड़ा डिटेल्ड एंड ही वाज वेरी फोर्थ कमिंग, और उनका जवाब ये था कि मुझे सर्जरी का शुरू से शौक़ था। मैं मुख्तलिफ जो बड़े सर्जन्स थे उनके साथ मैंने मिल के ये काम
जो है ना सर्जरीज करनी और ये करना और वो स्टार्ट किया। फिर मैं पैसे की लालच में पड़ गया और फिर मैंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किए। लेकिन इससे भी पहले जो एक अनर्थ होता है हमारे पास, वो जब हमने शौकत को अरेस्ट किया उसको लेके कि आप कैसे अटैच हुए, तो पता लगा कि शौकत चिटा जो है ये पहले इसने 2 ऑपरेशन जैसे मैंने बताया कि नेशनल हॉस्पिटल में करवाए लीगलाइज, उसके बाद ये जनरल हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सनाउल्लाह थे उनके साथ अटैच हो गया। उनसे पहले ये डॉक्टर फवाद से पहले उनसे करवा रहा था। डॉक्टर फवाद सेपरेटली एक और ग्रुप के साथ काम कर रहा था, ये सेपरेट ग्रुप के साथ काम कर रहा था। 2015-16 में जब क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर सनाउल्लाह यहाँ से छोड़ के सऊदी अरब शिफ्ट हो गया और फिर इसका टकराव इन्हीं जो है मरीज़ों के ज़रिए या किसी डोनर के ज़रिए डॉक्टर फवाद से हो गया और फिर ये फवाद के साथ काम करना स्टार्ट हो गया। फवाद से फिर ये नवीद के साथ काम करना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ये नेटवर्क चलता रहा। सर, कैसे महफूज रहा जा सकता है ऐसे नेटवर्क से जो सादा लो शहरी हैं वो चंद पैसों के लिए अपने कीमती गुर्दे अपनी जानों को दाव पर लगा रहे हैं और वो बेचने पर मजबूर हो गए हैं। जो सड़कों पर हम मजदूर देखते हैं बटा मालकान की तरफ से, वहाँ पर जो मजदूरी के पर आए लोग होते हैं वो उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है। ऐसे लोगों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, उसमें देखें जैसे ये नेटवर्क और ये केस इतना सेंसिटिव था कि सीएम साहब ने खुद इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेसिकली लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना ही मकसद था कि ये इतना बड़ा ग्रुप इतने अरसे से काम कर रहा है, पकड़ा भी गया लेकिन आज तक किसी के सामने नहीं आया। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जिस तरह सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर हुई तो लोगों को बताना ये मतलब है कि बराए मेहरबानी ऐसे किसी भी बंदे के झांसे में ना आए। और इसमें पहले ही 2-3 लोगों की जान जा चुकी है, तो खुदा ना खास्ता आप अपनी जान को दाव पे ना लगाएं, आप अपनी जान भी लूज़ कर सकते हैं। आप पहले से जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये जाके डोनर अरेंज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी पहले से कह रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सी कम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जो फ्यूचर में आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। जी बिल्कुल, चंद पैसों के लिए अपने जो इंसानी अज़ाएँ उनको बेचने पर मजबूर ना होइए, ये आपकी जान के सबब भी बन सकता है। और ऐसे जो गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। इस गैंग के 9 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मरकज़ी मुल्ज़म फवाद मुमताज़ भी पुलिस की कस्टडी में है। इनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।